I'll just begin by a simple question. If you could explain people, I know most people know it, but what exactly is diabetes? So, diabetes, I'll use English and Hindi both. Diabetes actually is a condition जहाँ पे हम लोग जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं, जैसे हमने खाना खाया, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक करते हैं। अगर आपकी बॉडी उस ग्लूकोज लेवल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो वो इंटर्न कॉम्प्लिकेशंस, ये वो जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकता है। तो ये कंडीशन जब आपकी बॉडी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को न्यूट्रलाइज या उसको ब्लड स्ट्रीम से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो वो एक डायबिटीज कंडीशन है। इसमें हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या इंसुलिन हो तो ये भी इंसुलिन काम नहीं कर रही है। तो इस टाइप से डायबिटीज जो है किसी को भी हम कह सकते हैं कि है, अगर उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हुए हैं, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। या थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ये मुझे समझाइए कि डायबिटीज के अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे कि हमको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मोर देन 60% लोगों में दे आर एसिम्टोमेटिक। ये मैंने भी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पेज पे। मोर देन 60% पीपल आर एसिम्टोमेटिक, तो उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें डायबिटीज है। तो मैं अपने क्लिनिक पे वी कॉल इट अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। वी कॉल इट अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है 30 इयर्स एंड अबव आता है। हमारी इंडिया की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की गाइडलाइंस भी है, उस पर भी जो अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग है, मतलब 30 से ऊपर कोई भी है उसका ब्लड शुगर लेवल जरूर कराओ, क्योंकि मोर देन 60% लोग दे आर एसिम्टोमेटिक। मेरे सामने पेशेंट बैठा होता है 400 शुगर लेके, उसको कोई सिम्टम नहीं होते। उसको समझाना, उसको बताना कि भाई आपको डायबिटीज है, आपको दवाइयां लेनी है, बहुत डिफिकल्ट है। उसको वो कहता है कि मैं क्यों दवाइयां लूं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स जैसे बहुत ज्यादा थकान होना, पैरों में दर्द होना, यूरिन ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, वेट लॉस होना। तो ये एक मेन मेन सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर जो एटिपिकल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो गया, या फंगल इन्फेक्शन के अलावा फ्रोजन शोल्डर, जैसे शोल्डर नहीं उठ पा रहा किसी का, ये भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है। जो भी फ्रोजन शोल्डर के केसेस है वहां पे भी डायबिटीज रोल आउट करना जरूरी है। जी, that is very important information that diabetes is mostly to begin with asymptomatic. उसके कोई लक्षण इनिशियली नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ और तरह की दिक्कतें आती है, जैसे इन्फेक्शंस हो गए, फ्रोजन शोल्डर हो गया। इन सब चीजों से आपको फिर भी सतर्क रहना चाहिए। यू शुड स्टिल गेट योर शुगर लेवल्स टेस्टेड। अब मुझे ये बताएं कि अर्लीस्ट एज क्या होता है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बिकॉज द ट्रेंड हैज बीन दैट कि यंग लोगों को भी डायबिटीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, माय brother who is in his early 30s was almost borderline diabetic. He had very high sugar levels at one point. He has been able to manage it now. So in your clinical practice, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि डायबिटीज कितने अर्ली ऑनसेट, कितना अर्ली हो रहा है आज की डेट में? तो बेसिकली डायबिटीज के वेरियस टाइप्स हैं। तो आप जो बात कर रहे हो आपके ब्रदर की, या मैं कॉमनली बात करूँ टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज हम जानते हैं कि बचपन से होती है, टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात करें, वो पहले जब हम किताबें, जब हम लोगों ने अपना एमबीबीएस स्टार्ट किया, तो हम लोग पढ़ते थे कि टाइप 2 डायबिटीज स्टार्ट्स फ्रॉम 40 इयर्स ऑफ एज। और तब अगर बहुत सारे फैमिली हिस्ट्री है, 40 इयर्स एज है पेशेंट की, तो लाइकलीहुड है कि उसको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन विद द टाइम हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, वी इंडियंस गॉट इनटू वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ, तो उसके कारण हमारा जेनेटिक शिफ्ट हुआ और हम लोग अब अर्ली ऑनसेट डायबिटीज की तरफ हैं। अर्ली ऑनसेट डायबिटीज मतलब एक टाइप 2 डायबिटीज इवन 22 इयर्स ऑफ एज, 25 इयर्स ऑफ एज पे भी डायग्नोज हो रहा है। तो जो इनिशियली हम लोग अपने एमबीबीएस टाइम पे 40 इयर्स ऑफ एज पे डायग्नोसिस करते थे टाइप 2 डायबिटीज का। सो नाउ वी हैव अर्ली ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज एज वेल, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे थोड़ा लेट ऑनसेट है, यहाँ पे अर्ली ऑनसेट हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज का। या सो इंडियंस मतलब
there's some जेनेटिकली sort आर of वी genetic changes that are occurring, और साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल भी with all those this मतलब सब चीजें एट होम अवेलेबल हैं, हम लोग का लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, तो उसके कारण भी जो है ये एक शिफ्ट आया हुआ है। तो हाँ, तो ये शिफ्ट जो है जेनेटिकली हम थोड़े प्रीडिस्पोज्ड है डायबिटीज, एंड ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारा जो डाइट है, हम जनरल जो डाइट हमारा घर का होता है, it is understood to be like it essentially is very carbs heavy. So do you think that that could be a reason why Yeah, that could be so many a of us reason. are That could diabetic? be a reason. Yeah, that could be a reason that we are eating carbohydrate-rich diet. कभी भी हो जाए हम लोग, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भरे होते हैं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता, तो ये एक रीजन, प्रोबेबल रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल और कहीं ना कहीं जेनेटिक जो चेंजेस हो रहे हैं वो हैं, जो हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि अर्ली ऑनसेट 20-25 ईयर्स पे भी टाइप 2 डायबिटीज के केसेस डायग्नोज हो रहे हैं। हाँ, तो मुझे अब ये बताइए कि इसको अब डायबिटीज इज अ डिजीज दैट स्टेज, तो एक जो एक देयर इज समथिंग दैट these days a lot of lifestyle companies are propagating कि diabetes can be reversed, completely reversed. तो इस बात पे आप सहमत है कि क्या डायबिटीज रिवर्स किया जा सकता है? ना ना, डायबिटीज रिवर्स नहीं, एक्चुअली डायबिटीज रेमिशन में चली जाती है। अगर सपोज मेरे को डायबिटीज है, मैंने दवाई ले रहा हूँ, बट मैं एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, सही खाना खा रहा हूँ, और तो हो सकता है मेरी दवाइयां बंद हो जाएं और मैं रेमिशन में चले जाऊं, मेरे ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग पोस्ट प्रैंडियल खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल आए, मेरा HbA1c भी नॉर्मल आए, तो वो मेरा रेमिशन स्टेट है। वी कॉल इट नॉट रिवर्जन, डायबिटीज का रिवर्स नहीं हुई है डायबिटीज, वी आर इनटू डायबिटीज रेमिशन, जहां पे हम लोगों ने अपने आप को स्टेबल कर रखा है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये रेमिशन कहलाती है, ये रिवर्स नहीं कहलाती है। तो जैसे ही हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस फिर से खराब होंगे और हमने अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, तो फिर से वो डायबिटीज रिफ्लेक्ट होने लगी इन टर्म्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स या HbA1c, सो वी कॉल इट रेमिशन। Okay, so to stay in remission, people who have been successfully not reversed but who have stayed in remission, what do you think, what are they doing? क्या correct steps लिए जा सकते हैं that you can manage and stay at a stable sugar level in your daily life? See, yeah, to stay in remission, to get rid of your medications और मतलब आपको ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आए, सबसे पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है। आप एक्टिव रहिए, आप मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए, चाहे जिम हो गया, चाहे एक्सरसाइज हो गया, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद है वो करिए। साथ साथ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, इट हैज अ बिग रोल टू प्ले इन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इसके अलावा एक स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जितना स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे इन फॉर्म ऑफ योगा या मेडिटेशन, जो भी आप करना चाहें, जो आप पसंद करते हैं, तो स्ट्रेस मतलब बेसिकली अगर ब्रॉड टर्म बोलो तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दे आर इम्पोर्टेंट, उसमें ही सब कुछ आ जाता है, एक्सरसाइज आ जाता है, डाइट आ जाता है, स्ट्रेस एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस, सब चीजें उसी में आ जाती है। Okay, thanks for that. But a lot of the devices today, जो we are attached to a lot of medical devices. We wear smart watches, we wear patches. How frequently should you be monitoring your sugar levels, and do you need constant monitoring? Yeah, we can. I tell my patients, like मेरे पास जो HbA1c प्री डायबिटिक स्टेट का लेके आते हैं, HbA1c प्री डायबिटिक यानी 5.7 से 6.4 तक जो आते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप अपना HbA1c हर 6 महीने में या 5 महीने में रिपीट कराओ, आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो, आप देखो आपका HbA1c स्टेबल रह रहा है या बढ़ रहा है, दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट। अगर आपका HbA1c बढ़ता है, देन यू कम टू मी, आई लेट यू नो कि क्या करना है, किस टाइप की दवाइयां लेनी है, क्या आगे क्या क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। तो बेसिकली HbA1c इज अ गुड मॉनिटरिंग टेस्ट, क्योंकि आप फास्टिंग ब्लड शुगर या खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर आप इतना बार बार नहीं करा सकते, पेशेंट परेशान भी होता है। तो HbA1c आप रूटीनली हर 4 से 5 महीने में प्री डायबिटिक्स को कराना चाहिए, ताकि क्योंकि देखा गया है कि
हर लगभग 10% जो भी प्री डायबिटिक्स होते हैं उसमें से कुछ लोग डायबिटिक हो जाते हैं विद टाइम, कुछ लोग प्री डायबिटिक ही रहते हैं और कुछ लोग डायबिटीज रेमिशन में चले जाते हैं। तो जी एक फ्रीक्वेंटली जो टेस्ट करा सकते हैं वो है HbA1c। जी। अ, अगर हम लोग अगर प्री डायबिटीज की बात करें तो व्हाट इज प्री डायबिटिक, बिकॉज दिस टर्म इज रियली used and we get to hear it. A lot of people are pre-diabetic. So what So is the difference between a pre-diabetic and a diabetic? So pre-diabetes, we diagnose it by three things. Pre-diabetes हम कहते हैं जैसे किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से लेके 126 के बीच आ रहा है तो दैट इज प्री डायबिटीज और फास्टिंग। और अगर खाने के 2 घंटे बाद 140 टू 199 200 आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो प्री डायबिटीज। इसके अलावा जैसे मैंने बोला HbA1c 5.7 से 6.4 आ रहा है तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिससे आप किसी को लेबल कर सकते हो कि उसको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है और उसको आगे का कोर्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह डिक्टेट कर सकते हो कि भैया ये करना है। Okay, okay, perfect. And pre-diabetes का onset का age, how when should you be worried about it? At what I age? told you the pre-diabetes का वही है अर्ली ऑनसेट अराउंड Yeah. 20 to 25। स्क्रीनिंग ऑपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग जरूरी है। पेशेंट आया है क्लिनिक पे, सपोज फीवर के लिए आया है, कोई और बीमारी के लिए आया है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत, वहां उसको स्क्रीन करिए कि वो उसको ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। सो वी कॉल इट अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई टोल्ड यू मोर देन 60% लोगों में सिम्टम्स नहीं होते डायबिटीज के। Yeah, yeah. अब डाइट की थोड़ी बात करते हैं, because we have already spoken about how a high carb diet can spike your blood sugar and how it's not a healthy option for in general. लेकिन कुछ डाइट रेजिमेंट्स जो होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फैट डाइट्स दीज डेज, जैसे कोई कीटो करना चाहता है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहता है, इवन तो डायबिटिक्स के लिए शुड दे एक्सपेरिमेंट विद दीज काइंड ऑफ फैट डाइट्स दैट आर ऑलवेज promoted by fitness coaches? Is it harmful See, for them in any way? no, we call what we do is we tell our patients not to fast as well as not to feast. Fasting and feasting is not a good thing for diabetes. So diabetes में क्या है, we what we tell our patient is to eat small frequent meals throughout the day. आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है। और ये जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग या कीटो डाइट और ये सब दे आर दे मतलब आपके ब्लड शुगर लेवल दे गो हेवायर विद ऑल दीज काइंड ऑफ डाइटरी regimes. So better is not to fast as well as not to feast for diabetes. So you go on a small frequent meals throughout the day. उसमें आप appropriate portion प्रोटीन का भी रखिए। प्रोटीन we Indians are deficient in proteins. We lack protein in our diet throughout the day. हम लोग Okay. जितना प्रोटीन लेना चाहिए उतना भी नहीं लेते। So no fasting, no feasting. So even for people who fast for religious reasons, even they should not Yeah. fast, right? Yeah. Simply fasting and feasting is not allowed, but we have to, मतलब navigate through all these kind of fast like Ramadan या नवरात्रीज या जो बीच बीच में फास्टिंग होते हैं वन डे इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले। वी हैव टू नेविगेट थ्रू इट, बट एज पर गाइडलाइंस फास्टिंग एंड फीस्टिंग इज not allowed with diabetes. Okay, thanks for that. What I also want to understand is how does diabetes manifest in men and women? औरतों और आदमियों में क्या कोई difference होता है diabetic symptoms का, onset का, या diagnose क्या उतना ही care मिल पाता है women को जितना कि men को मिलता है? Actually, as per society, all these stigmas and taboos, females are always lacking in taking care for themselves. They are always at the back foot. Men हमेशा आगे आते हैं because मतलब symptoms की अगर बात करें तो कोई ऐसा difference मैंने देखा नहीं है कि कोई ऐसा difference आता होगा मेल या फीमेल में। In terms of symptoms ऐसा कोई difference खास नहीं है। और अगर हम बात करें कि प्रीपोनेंस किसमें ज्यादा है, इक्वल मेन एंड वुमेन में सेम ही है ऑलमोस्ट डायबिटीज का। I'll just come back to, I think I lost my trail of thought and I wanted to get back to the matter of diet. So a lot of people
break their fast with, say, fruits, or the first thing that they eat is fruits because fruits are considered to be healthy. So in general, and particularly for diabetes, do you think that's a good idea? Mm, fruits भी actually fruit juices we tend to ask our patients to avoid fruit juices. In terms of fruits are a good option because they give you fiber and give you everything which is lost in a fruit juice. So fruits की अगर बात करें, I advise my patients to take three basic fruits जो कि safe हैं diabetes में. One is apple, another one is banana, sorry, apple, papaya and guava. These three fruits are comparatively safe: apple, Apple, guava guava. and papaya. Okay, ओके, बट दे okay, great. दे हैव टू बी टेकन इन मॉडरेशन. ऐसा नहीं है कि एक दिन में एप्पल भी खा रहे हैं, गुआवा भी खा रहे हैं, पपाया भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं. सो एक एप्पल हो गया, या वन बाउल ऑफ गुआवा हो गया, या वन बाउल ऑफ पपाया हो गया. तो ओनली वंस इन अ डे. अप्रोप्रिएट टाइम वुड बी अराउंड 11 to 12 नून. ये बेस्ट टाइम है फ्रूट लेने का. Okay, great. um, अब कोमॉर्बिडिटीज की बात करते हैं कि व्हाट आर द यूजुअल हेल्थ, when people are diabetic, are they vulnerable to other things as well, other diseases as well? See, yeah, they are vulnerable to other diseases. Like I get a lot of patients who get pulmonary TB, मतलब tuberculosis of lungs. So this is one of the most common comorbidity. इसके अलावा fungal infections, अगर आपके sugars control नहीं है, fungal infections common है, pneumonias common है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है. इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉमन है. तो काफी चीजें जो है, मतलब डायबिटीज में क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहेंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होगी, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन पकड़ सकता है. तो इसके अलावा अगर डायबिटीज बढ़ी हुई है तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज से वो एक अलग ही सबसेट है पूरा. Okay, so one has to, so pulmonary TB जब आप बोलते हैं कि people are susceptible to that, does it have, or any, is it just TB or any other kind of pulmonary diseases as well? Yeah, I told Because we are you, also seeing pneumonias, pneumonia. pulmonary TBs. They are quite common. If you talk in terms of lung diseases, अगर genitourinary tract की बात करें तो urinary tract infections या किडनी के infections, they are quite common अगर blood sugar levels बढ़े हुए हैं तो. इसके अलावा स्किन की बात करें तो फंगल इन्फेक्शंस काफी कॉमन है डायबिटीज में. तो अब because pulmonary diseases are also linked to pollution, and you can look out of your window and see what is the condition. So does pollution, air pollution particularly, impact diabetics disproportionately? Yeah, air pollution has a big role to play in diabetes as well, because we see that those people who are suffering from COPD, जो कि COPD एक एज रिलेटेड कंडीशन है, जैसी एज बढ़ती COPD की प्रेवलेंस बढ़ जाती है, तो उसमें ये सब चीजें, और डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो ये सब चीजें वर्सन हो जाती हैं और ज्यादा. विद एयर पोल्यूशन एंड डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, COPD या जो भी एस्थमेटिक्स हैं, ये सब चीजें वर्सन हो जाती हैं. What are the behavioral challenges, in मतलब सबसे important बात जो है, like with Health on Air, which what is our attempt is that to help people make better health choices. Automatically healthy choices करना शायद मुश्किल होता है. There are so many factors. You are stressed out in daily life. There are options of n number of like junk food outlets that you can pick your food from. So to make healthy choices, are there some psychological tricks, or is this a specific communication that you would like to do, where people intuitively make healthier choices? They are not pushed into doing कि ये मत खाओ वो मत खाओ, but intuitively खुद के शरीर को समझे और उसके लिए क्या हेल्दी चॉइस है ये अपने आप से ही करे. तो how do you motivate your patients to stick to that regime? Because in general भी हमें मुश्किल होता है, but for a diabetic it's a necessity that they stick to healthy eating habits. First of all, before you preach, you should practice what you are doing. So I basically try to, put forward a message of, lifestyle modification or behavioral changes,
but I myself practice it, so people tend to get back to me or follow me, or realize कि हाँ ये चीजें important because he is doing that. तो पहली बात ये हो गई कि you practice before you preach. Second thing is I tell my patients to start something. ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे सुबह भागना शुरू कर दो एकदम, आप 10 मिनट चालू करो, 10 मिनट की कंसिस्टेंसी रखो, बढ़ाओ उसे 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 30 मिनट करो, एक हैबिट बनाओ। हैबिट बनाना इट टेक्स टाइम। तो तभी बनेगी जब आप उस पर कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंसी तभी बनेगी जब आप स्मॉल उससे चालू करोगे। 10 मिनट चालू किया, 15 मिनट चालू किया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, तो ये एक हैबिट बन जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब बात करें कि किसी की हैबिट बन गई है, टाइम का इश्यू आ रहा है, तो वो ये कर सकता है कि तीनों मील्स के साथ 10-10 मिनट वॉक कर ले, इंस्टेड ऑफ सुबह आधे घंटे वॉक करने से। पर पेशेंट के पास टाइम नहीं है, वो आधे घंटे सुबह डेडिकेट नहीं कर सकते वॉकिंग को या जॉगिंग को, तो उन्होंने क्या किया, तीनों टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद 10-10 मिनट वॉक कर लिया या कोई एक्सरसाइज कर ली। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। सेकेंड इज कि आप एक हैबिट बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो उस कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप मतलब आप बस उसको किसी तरीके से उस सिस्टम पे डेली जाओ, मतलब उस रूटीन में डेली जाओ, चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ, और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ, तो वो हैबिट बनेगी, फिर आपकी रूटीन में आ जाएगा। How important, thank you so much for this very wonderful advice that make small habits, छोटे छोटे हैबिट से शुरू करो, बहुत लंबा बड़ा टारगेट मत सेट करो, एंड इन जनरल आप हेल्दी रहोगे तो फिर शायद आपको डायबिटीज होगा ही नहीं, unless you are, there are other factors involved. If the lifestyle is taken care of, a large part of the problem is, half the battle is won. Weight management, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज फ्रॉम माई ओन अंडरस्टैंडिंग what I know is that कभी कभी diabetics lose a lot of weight, they might gain a lot of weight. So what is about if you can explain weight management, gaining, losing of weight and its connection with diabetes? See, uncontrolled diabetes always, uncontrolled diabetes में हमेशा weight loss होता है। weight gain is not seen with uncontrolled diabetes. उसमें वेट लॉस होता है। जैसे हम मेडिकेशन वगैरह पेशेंट को देते हैं तो वो नॉर्मलाइज वेट उसका नॉर्मलाइज हो जाता है, पेशेंट फिट हो जाता है। अगर हम बात करें कि वेट मैनेजमेंट की कि वेट कैसे मैनेज करना चाहिए, वेट के अलावा हमारा जो एब्डोमिनल फैट है, मतलब एब्डोमिनल गर्थ है, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसका बहुत बड़ा रोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो वेट मैनेजमेंट के साथ साथ हमें अपना सेंट्रल ओबेसिटी भी कम करनी है, हेल्दी बीएमआई लेवल्स पे जाना है। ये तभी हो सकता है जब आप एक डेडिकेटेड डाइट, मैं डाइट को पहले रख रहा हूँ, डेडिकेटेड डाइट और एक रूटीन फॉलो करेंगे और अप्रोप्रिएट अपनी मेडिकेशंस लेंगे, तभी आप अपना वेट मैनेज कर पाएंगे। आजकल देखा गया हर जना जिम जाता है, हमें जिम जाना है, वेट लॉस करना है। जिम इज नॉट अ वेट लॉस सेंटर। आपको वेट मैनेजमेंट, अपनी डाइट, उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जो कि टारगेटेड एक्सरसाइज है, उसी से हो सकता है ये। So would you suggest that patients work with a nutritionist, a dietitian, apart from working with a diabetes expert, they should also have somebody who is coaching them on what kind of foods to eat? Yeah, they should get in touch with a dietitian or a nutritionist, जो जैसा कहना चाहता है। तो बिकॉज वही एक अप्रोप्रिएट सर्टिफाइड पर्सन है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है कि क्या खाना है। बिकॉज हम लोग वी टेंड टू गिव आउट डायबिटीज ब्रॉड टर्म्स, लेकिन ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ब्रॉड हम बता देते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट थ्रू आउट द डे क्या खाना है वो वही बता सकता है। Yeah, so it is advisable that people go to a nutritionist and just not experiment with their food, because you never know what is right for you, because there is a lot so insulin resistance or spikes in sugar. What we are seeing, the trends is that people react differently to different kind of foods, so it needs to be customized. That's what customization, that is an appropriate term, customization as per your your weight, your body structure, उसके हिसाब से customization जरूरी है डाइट का। That's an appropriate term.
What other precautions should a person who is managing diabetes, who is living a life with diabetes, should keep in their mind? What are the other essential things that they must keep in their mind when ensuring that they stay, ensuring their well-being, physical well-being? I told you like these. We have discussed in depth about diet and exercise. Another thing I want to focus upon is the stress management. स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। आप उसमें योगा मेडिटेशन इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसको अपने रूटीन में फिर से वही कहूंगा कि योगा मेडिटेशन आप स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही 15-20 मिनट के लिए कर रहे हैं। आप स्टार्ट करिए 5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आप ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हैबिट डेवलप करेंगे कि हाँ हमें योगा या मेडिटेशन करना है। डेडिकेट करें एक कॉर्नर घर में कि हमें यहाँ पे करना है। डेडिकेट करें टाइम कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, इस काम के बाद ये काम करना है। दैट इज अ हैबिट फॉर्मिंग थिंग कि मैं सुबह ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा और इस जगह करूंगा। तो ये एक तरीका है हैबिट फॉर्मेशन का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर डाइट और एक्सरसाइज के अलावा बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को काफी फ्लक्चुएट करता है। तो इसको भी मैनेज करना काफी जरूरी है। Okay, great, thanks. We have some questions from our audience. आदित्य पाठक पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्री डायबिटिक है पर वो एक्सरसाइज करते हैं और डाइट भी ठीक लेते हैं, क्या उनके लिए एक्सरसाइज करना सेफ है? I think this is what he means. I think we have already taken that question, that it is safe for diabetics to do it's safe. exercise. So what form of exercise do you think is best suited? Is it resistance training, a lot of cardio? What is it that the diabetic should focus on? Actually, with time, with age, we tend to lose our muscle mass. तो हमें कार्डियो के साथ साथ वी शुड गो फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इन अ वीक हम लोग को 2-3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी चाहिए बिकॉज काफी पेशेंट्स हैं जो विद टाइम मसल मास का लॉस होता है। एक तो हम लोग प्रोटीन का इंटेक अप्रोप्रिएट नहीं है हमारा, उसके अलावा हमारा इतना एक्सरसाइज भी नहीं है। करते भी हैं तो वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थोड़ा बहुत होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिजर्व योर मसल मास फॉर लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। तो अगर वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेज है तो मैं उससे नहीं कह सकता भागने के लिए, इंजरी हो जाएगी, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन, एज यू सेड, कस्टमाइजेशन ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे हम डाइट का कस्टमाइजेशन करते हैं एज पर पेशेंट प्रोफाइल, उसी तरीके से एक्सरसाइज का भी कस्टमाइजेशन जरूरी है एज पर पेशेंट। पेशेंट को मान लो आइस की कॉम्प्लिकेशन है शुगर के कारण और उससे हम कहते हैं भागना, वो रोड पे भागना शुरू करेगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। तो एज पर पेशेंट प्रोफाइल कस्टमाइजेशन फॉर एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Okay, great. I think that's a very important input, and I think Aditya Pathak, आपको आपके question का answer मिल गया होगा. People are saying that it's an informative session, and I'm sure we have been able to answer most questions related to diabetes. We are still waiting for some more questions. We will stay live for another 5 minutes before we wrap up the session. I just would want to know, जब बच्चों में भी, when we see diabetes in children, that is a type 1 diabetes, which is something that I think people are born with, right? What kind of life, is it the same management strategies as type 2 diabetes? Because उसमें तो insulin आपको लेना पड़ता है. So what are the precautions they must take to manage their diabetes? प्रिकॉशंस एक्चुअली क्या है उनके केसेस में, विद ईच मील इनटेक जो स्पाइक होता है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। जब हमने खाना खाया उसके बाद शुगर लेवल्स का स्पाइक होता है, उसको मॉनिटर करना, उसको चेक करना। बिकॉज इंडिया में इतना पेनिट्रेशन नहीं है इसका इंसुलिन पंप्स का, या क्या कहते हैं इंसुलिन मॉनिटर, शुगर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस का। तो ज्यादातर लोग एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए इतने कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करना, फिंगर प्रिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं टाइम टू टाइम उनका स्टैगर्ड वे में, मतलब कभी हमने दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, कभी ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद स्टैगर्ड वे में शुगर चेक करी और ब्लड जो इंसुलिन है उसको एडजस्ट किया थ्रू आउट द डे। बिकॉज उनको
3+1 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं विद ईच मील इंसुलिन एंड 1 एट बेड टाइम इंसुलिन, जो एक बेसल इंसुलिन होती है। तो 4 इंसुलिन इंजेक्शन थ्रू आउट द डे लेने पड़ जाते हैं। तो वहां पे हम लोग स्टैगर्ड वे में जो है उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करें और एप्रोप्रिएट इंसुलिन का डोज एडजस्टमेंट करें। Okay, now that's a great input. I think we have taken many questions. We have addressed everything that is related to diabetes. And anyway, we are usually in touch with Dr. Pal. हम लोग उनसे बातचीत करते ही रहते हैं किसी भी एक्सपर्ट कमेंट के लिए, तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल to take more questions. If there are more questions through the day, we'll pass it on to you and hopefully get a written message from you. We're running short of time as of now, so we would like to wrap up the session. Thank you so much. And we'll upload the video. The video will be available for everyone to view and go back to, even for people who could not join the live session. It's going to be out there on both YouTube and Instagram. And we will share it very soon in a couple of hours after editing it. But thanks a lot. Thanks. It was a really, really wonderful session, and I hope everyone makes healthier choices with the information they got. Thanks a lot, Doctor. Thank you. Thank Have a you. great